अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगियों में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद बट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय बी अपलोच। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी कोर्स कोड 502 लेसन 34 न्यू फ्रॉइडियंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉइड और एडलर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब हम फ्रॉइड के ही आगे जो फ्रॉइड्स की थेरीज़ को लेके लोग चले थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे, हैरिस टेक्स सेल्वन के बारे में बात करेंगे। हैरी फिजिशियंस थे ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली, लेकिन बाद में उन्होंने उसको स्विच कर लिया था और वो साइकियाट्रिस्ट बन गए थे। हैरी सेल्वन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कंसीडर किया जाता है न्यो फ्रॉइडियंस में, क्योंकि उनकी जो थेरीज़ थी और जो सिगमंड फ्रॉइड की थेरीज़ थी उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। सेल्वन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे फ्रॉइड से, और एक और रुथ बेंडिक थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फ्लुएंसेस थे उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और उन्होंने अपनी जो थेरीज़ को रखा या जो उन्होंने फर्दर थेरीज़ डेवलप की वो उन्होंने उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके अपनी न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हीं के ऊपर उन्होंने फर्दर काम किया था। सेल्वन ने कहा कि जो छोटा बच्चा होता है वो यूफोरिया को फील इस वजह से करता है क्योंकि उसकी मदर उसको फीड करवा रही होती है, उसको अपनी मदर से एक प्रोटेक्शन की फीलिंग्स आती हैं। वो बच्चा ज़्यादातर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी माँ के साथ गुजारे, अपनी माँ की गोद में गुजारे, क्योंकि उसको उसकी माँ के साथ एक अलग तरह की एसोसिएशन हो चुकी होती है, एक अलग तरह की फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होती हैं जिनको वो अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखना चाहता है। ये इंटरपर्सनल एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका होता है। हमारे पर्सनल साइकी के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें, ह्यूमन्स में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। फर्दर इसको सेल्वन ने कहा कि इसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ही बेस पे हमारे फर्दर सेल्फ डेवलप्स होती हैं। उसने सेल्फ डेवलप्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने 3 टाइप्स बताएं कि किसी भी इंसान की 3 टाइप्स सेल्फ की होती हैं। वन इज़ गुड वन, सेकेंड वन इज़ बैड मी, एंड थर्ड वन इज़ नॉट मी। गुड मी, बैड मी एंड नॉट मी। अब गुड में क्या होता है कि हम हर चीज़ वो दूसरों को दिखाते हैं जो हम पसंद करते हैं। हम रिप्रेजेंट दूसरों के आगे वैसे करते हैं जो चीज़ पसंद की जाती है, और हम इस चीज़ पे फोकस भी करते हैं क्योंकि इससे हमें एंग्जाइटी नहीं हो सकती कि जो हमारा गुड मी वाली साइड है या जो हम दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सब हमें उस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस चीज़ पे अप्रिसिएशन मिले उस चीज़ पे कभी भी एंग्जाइटी नहीं होती, तो हम इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करते हैं। अब बैड में उसने कहा, सेल्वन ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि जो हम लोगों की नेगेटिव साइड्स होती हैं उनको हर इंसान, बेशक मैं हूँ बेशक आप हैं, जो हमारी नेगेटिव साइड्स हैं हम उसको पॉसिबली कोशिश यही करेंगे कि हम उनको हाइड रखें दूसरों से भी। और जब हम इन चीज़ों को हाइड रखते हैं, इन चीज़ों को दूसरों के आगे बयान नहीं करते, फील नहीं करते, तो इससे हमें क्या होता है, टाइम टू टाइम इसके बाद हमें क्या होता है, हमें एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। फाइनल पार्ट इसमें क्या आ जाता है, नॉट मी। अब इसमें उसने सेल्वन का कहना ये था कि हम इसमें उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमें एंग्जाइटी नहीं होती, जिसमें हम इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते बहुत सी चीज़ों को कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा भी है या ये हमारा पार्ट भी है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को करना शुरू कर दें तो डेफ़िनेटली हमें उससे एंग्जाइटी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा तो हैं, लेकिन हम क्या करें, हम उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसमें नॉट मी में क्या करते हैं कि अपनी बहुत सी चीज़ों को हम अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है। फर्दर सेल्वन का कहना ये था कि हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी उनको एक्सपीरियंस करते हुए उसने फर्दर 3 टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रोटोटैक्सिस, पैराटैक्सिस एंड सिंटैक्सिस। प्रोटोटैक्सिक एक्सपीरियंस को एडलर ने रेफ़र किया था कि जो हमारे फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी बच्चे के, जिसकी एक ऑर्डर रेंज अरेंजमेंट होती है, वो इसमें ऑकर होते हैं। फॉर एग्जांपल फीडिंग आप उसकी ले लें, उसकी वॉकिंग ले लें, उसकी क्रॉलिंग ले लें, इन सारी चीज़ों को उसने इस एक्सपीरियंस के बीच में उसने ऐड किया था।
पैराटैक्सिक्स में क्या होता है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी ये वाली एज तब ये वाली एक्सपीरियंस उसका आता है। इसमें वो किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता या किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए किसी चीज़ के साथ लिंक अप नहीं कर रहा होता। वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो नेचुरल वे के थ्रू हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वो कोई भी चीज़ स्पेशली कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता इसमें। इसमें जो बच्चा चीज़ें परसीव कर रहा होता है वो इंडिविजुअली बेस पे परसीव नहीं कर रहा होता, वो ये एज अ टुगेदर चीज़ों को परसीव कर रहा होता है, एज अ टीम वो चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। बच्चे ने कुछ भी इसमें अगर सीखना है तो ग्रुप एक्टिविटीज़ से सीखेगा, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ से सीखेगा या सोशल एक्सपीरियंसेस की बेस पे सीखेगा। पर्सनली मतलब इंडिविजुअली बेस पे वो कुछ नहीं इसमें वो सीख रहा। जब बच्चा इस स्टेज पे आ जाता है कि वो सबके साथ मिल के चीज़ें सीख रहा है तो इस स्टेज के बाद स्टेज को लेते हुए हमारी नई स्टेज इसी पे डेवलप हो जाती है, जिसको उन्होंने सिंटैक्सिस का नाम दिया था। कि जब हम चीज़ों को सीखने के लिए हमें दूसरे लोगों की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी, दूसरे लोगों का भी लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस के साथ शामिल हो जाएगा। अब अगर हम प्ले ग्रुप के बच्चे की बात करें तो उसे कुछ हद तक चीज़ें याद होती हैं कि उसने क्लास में क्या किया था, उसकी क्लास में जो 7 बच्चे थे उन्होंने क्या कुछ किया था। तो ये उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं डेली बेस के भी, तो वो उसको याद हैं। तो यही डेली बेसिस के एक्सपीरियंस जब अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे का एक्सपीरियंस कोई बैड होता है तो यही एक्सपीरियंस उसके साथ ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन या बहुत से और डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्वन ने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट की 7 स्टेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ इन्फेंसी है जिसमें उसने कहा था बर्थ टू 1 एज का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें चाइल्ड की डेवलपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेज उसने बताई थी द चाइल्डहुड पीरियड, ये इन्फेंसी से 8 ईयर्स तक का होता है। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ स्पीच होती है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट की होती है जिसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है उस टाइम पे और जिसको डिस्करेज करके स्टॉप भी किया जा सकता है। इस स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एडलर ने जो थर्ड स्टेज बताई थी वो थी द जुवेनाइल एरा। अब इसमें जो मेन फोकस था वो प्लेमेट्स फाइंड करने का था। जब बच्चा या बच्ची बड़ा हो जाता है 3 to 4 अगर हम इसमें ले लें टाइम पीरियड को, तो बच्चे को चाहिए होता है कि कोई उसके साथ खेले। अब इसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं इस टाइम पे कर रहा होता कि लड़की ही मेरे साथ खेले या लड़का मेरे साथ खेले, उसको कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए होता है, बड़ा छोटा कोई भी उसके साथ कोई खेले। और फर्दर उसमें इसमें बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है हेल्दी सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट जो एडलर ने बताई थी वो थी प्री एडोलसेंस स्टेज और उसमें 8 to 12 ईयर्स का उसने टाइम पीरियड बताया था। सॉरी, एडलर ने सेल्विन। अच्छा, अब इस स्टेज में सेल्विन ने कहा कि जो बच्चा होता है उसमें इस टाइम तक ये एबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है कि वो अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स को बना सकें। अब क्लोज़ रिलेशनशिप अगर हम इस स्टेज के बच्चों को देखें तो उन्होंने एक अपना बेस्ट फ्रेंड लाजमी चूज़ किया होता है। फर्दर सेल्विन ने कहा कि अगर उनमें ऐसा क्लोज़ रिलेशनशिप बनाने का माइंड उनका सेट ना हो या वो इस चीज़ पे फोकस ना करते हो या वो ये काम ना कर सकते हो तो उनको लेट एडोलसेंस इस चीज़ को करने में, रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। नेक्स्ट स्टेज सेल्विन ने बताई थी अर्ली एडोलसेंस की। अब ये जो टाइम पीरियड था ये 13 to 18 ईयर्स का टाइम पीरियड था। अब इस टाइम पे क्या होता है अगर हम इसको एसोसिएट करें तो ये टाइम पीरियड होता है आपका 9-10 टू लेकर आपके कॉलेज लेवल तक का, 7th क्लास से लेके या 8th क्लास से लेके आपका कॉलेज लेवल तक का, ये बैचलर्स लेवल तक का ये टाइम पीरियड आपका होता है। अब इस टाइम पीरियड में हम नॉर्मली भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पीयर्स का, हमारे दोस्तों का और हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हम लोगों पे। अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे फिज़िकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, हमारा पुबर्टी लेवल भी इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे फ्रेंडशिप जोन से हमें हट के फ्रेंडशिप की ज़रूरत से ज़्यादा हमें सेक्सुअल साइड पे हमारा नीड डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट उसने स्टेज पर आई थी एडोलसेंस की। अब इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे क्योंकि नीड्स ऑफ फ्रेंडशिप भी होती हैं, नीड्स ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो इन
सारी चीज़ों का जब कंबाइन होता है तो ये क्या हो जाता है, हमारे लेट एडोलसेंस में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें क्या हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, हमें इसमें स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि ना इस स्टेज में हमारी ना फ्रेंडशिप नीड्स पूरी हो रही होती हैं सही तरह से, ना हमारी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही होती हैं। तो इसमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे स्टार्ट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप यहाँ नहीं जाना, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी ग्रोइंग एज स्टार्ट हो जाती है। यही वही एज हमारी है जिसमें हम 18 ईयर्स को ही हम इस चीज़ में ले सकते हैं कि अगर हम 18 टू 24 टाइम पीरियड बोल रहे हैं या 22 टाइम पीरियड बोल रहे हैं, तो इस एज में क्या होता है कि नॉर्मली भी बोला जाता है कि टीन एज काफ़ी डेंजरस होती है। तो जब तक टीन एज और यूनी की जो लाइफ होती है, इन दोनों को लेके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की जाती हैं, डू एंड डू नॉट्स पे कहा जाता है। तो इन चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज सेलमन ने बताई थी मेच्योरिटी की। इसमें जो भी पर्सन होता है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इसमें बन जाता है। उसमें अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, कैरियर को, फैमिली को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना स्टार्ट कर देता है कंपेयर टू फ्रेंड जोन। सेलमन की जो थेरेपिस्ट थी वो ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनके लिए ज़्यादातर उसकी जो थेरेपिस्ट थी वो स्पेसिफिक शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए थी। फर्दर उसने डिस्कवर किया था जो इंटरव्यूज़ हम लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं किसी भी साइकोथेरेपी में करने का। जब हम क्लाइंट से उसका बायोडाटा लेते हैं, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ साथ हम उसकी केस स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्दर उसने कहा कि एम्पैथी जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं तो ये साइकोथेरेपी का दूसरा टूल है। पहला टूल उसने इंटरव्यू को बोला कि इंटरव्यू करना साइकोथेरेपी का फर्स्ट असूल है या टूल है, और सेकंड उसने एम्पैथी को बोला था। नेक्स्ट हम जिनको पढ़ेंगे वो हैं कैरन हॉर्नी। ये अमेरिकन साइकोएनालिस्ट थी, और इनको भी एज अ न्यू फ्रॉइडियन काफ़ी रोल है इनका भी। हॉर्नी का जो रोल है वो पर्सनैलिटी की थेरीज में, साइकोएनालिसिस में, फीमेल साइकोलॉजी में उनका काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है। काफ़ी ऐसे तक वो साइकोएनालिसिस की प्रैक्टिस करती रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग फील्ड बना ली थी, अपनी अलग थेरी उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी। उसके बाद वो उस थेरी के ऊपर प्रैक्टिस करती रही थी। फर्दर हॉर्नी ने डिसएग्री किया था फ्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उन्होंने एम्फसाइज़ किया था फ्रॉइड ने कि ह्यूमन बिहेवियर के जितनी भी ड्राइविंग फोर्स है वो सेक्सुअलिटी के ऊपर है। इस चीज़ को हॉर्नी ने डिसएग्री किया था कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस पॉइंट से डिसएग्री किया था कि जो बच्चा जब छोटा होता है तब उसको सेक्सुअल लाइफ का नहीं पता होता, सेक्सुअल डिज़ायर्स का उसको नहीं पता होता। उस पॉइंट पे जो पेरेंटल रोल्स होते हैं वो बेसिक पर्पस होते हैं किसी भी बच्चे में एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने का, और यही मेन ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी इंसान में। जब बच्चा छोटा होता है वो दुनिया को एज अ गेस्ट देख रहा होता है। हम किसी के घर एज अ गेस्ट जाते हैं तो हम अपनी वजह से कोई भी काम नहीं कर सकते। इसी तरह से जब बच्चा छोटा होता है वो भी दुनिया को एज अ गेस्ट परसीव कर रहा होता है। चाइल्डहुड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं उसमें जो एंग्जाइटी अपीयर होती है उसके बाद वो हमारी लेट अडल्ट लाइफ में स्टार्ट होती है, जो पर्सन को चेंज कर देती है न्यूरोटिक में। किसी भी इंसान में जब एंग्जाइटी होती है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, बेशक वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। लेकिन हॉर्नी ने स्पेशली यहाँ पे बच्चों की बात की थी, तो उसने कहा कि जब बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, उसकी पेरेंटल कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। फर्दर हॉर्नी ने कहा कि जो बच्चे का रिएक्शन होता है टूवर्ड्स एंग्जाइटी या एग्रेशन, तो वो फर्दर उसने 3 फॉर्म्स बताएं कि वो उनको उसकी जगह शो करवाता है। फर्स्ट था डिस्गाइड हॉस्टिलिटी, सेकंड टेम्पर टेम्परामेंट, और थर्ड वन इज़ विड्रॉल। हॉर्नी ने रिएक्शंस को न्यूरोटिक ट्रेंड्स का नाम दिया था। जब बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का रोल अपनी लाइफ में देखते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा इंटर
लिंक देखते हैं अपनी लाइफ के साथ, तो तब वो डिस्कस्ड हॉस्पिटैलिटी का अपना जो रोल है या जो रिएक्शन है तब वो डेवलप कर लेते हैं। हॉर्नी ने इसको बेसिक एंग्जाइटी के तौर पे रेफर किया था। सेकंड उसने कहा कि जो सेकंड न्यूरोटिक ट्रेंड है वो है एग्रेशन। फर्दर उसने कहा कि इसको हम मूविंग अगेंस्ट सोल्यूशन भी कह सकते हैं, कि हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो हम उसके अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड और फाइनल जो न्यूरोटिक ट्रेंड था वो था विड्रॉल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास लेबल मूविंग अवे का भी होता है, रिज़ाइनिंग सोल्यूशन का भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने इसमें ना एग्रेशन शो कर रहे होते हैं ना अपने डिस्कस्ड हॉस्टिलिटी को एलिमिनेट कर रहे होते हैं पेरेंटल इंटरफेरेंसेस की बेस पे। इसमें अब बच्चा क्या कहता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी सेल्फ बेस पे रिजॉल्व करना चाहता है। अब इसमें उसने इसको रिप्रेजेंट किया एज अ विड्रॉल के नाम से, जिसमें हम पहले दोनों चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, उनको विड्रॉ कर देते हैं, और फिर हम अपनी बेस के ऊपर कोई ना कोई सजेशन या अपनी बेस पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। वो चाहे सही हो या चाहे गलत हो, हम फिर अपने ओन पे लेके वो काम स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर कोई गलती होगी हो तो उसके लिए सॉरी, एंड फर्दर अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।